हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर यूनियन बजट डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है, आज हमारा 1 फरवरी को यूनियन बजट आपका प्रेजेंट किया जाता है बाय अवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। उन्होंने प्रेजेंट किया था। वैसे अगर बात करें आपके बजट की, तो ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है किसी भी कंट्री की, जो कि अगर इंडिया में बात की जाए तो प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करनी होती है और उनके बिहाफ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं। तो इन्होंने 2026 का यहाँ पर 26-27 का हमारा बजट जो है वो पास कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है, सॉरी। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं विजन और गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है। तो आज यहाँ पर माघ पूर्णिमा और बर्थ एनिवर्सरी है गुरु रविदास जी की, और इसी दिन हम यहाँ पर अपना बजट जो है क्या वो देख सकते हैं। तो ये जो पहला यूनियन बजट है जो कि कर्तव्य भवन में बना है और इंस्पायर किया गया है इसको 3 कर्तव्य ड्यूटी से। तो पहले नॉर्थ ब्लॉक में बनता था, अब कर्तव्य भवन में बना है, पहली बार प्रिपेयर किया गया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि अब हम यहाँ पर आउटकम ड्रिवन बजट लेकर आ रहे हैं, ना कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर ड्रिवन। खर्चा नहीं करना है, आउटकम्स लेकर आने, इस तरह से खर्चा करना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर कर्तव्य क्या है हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ है। एक्सलरेट और सस्टेन करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको हमें बढ़ाना है, और इस तरीके से यहाँ पर अपना बजट को पेश किया जाएगा। तो पूरा बजट आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देता है। कहाँ से ये पैसा आया है, रिसिप्ट्स क्या है, मीनिंग रेवेन्यू क्या है, कहाँ पर ये मनी यूज होगा, तो हमारे पास में एक्सपेंडिचर क्या है, और कैसे ग्रोथ, जॉब, इंक्लूजन और स्टेबिलिटी हमें इंश्योर करनी है, पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स की बात करता है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बजट का, तो सबसे पहले पार्ट ए, जहां पर विजन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी की बात हुई, इसमें हम ग्रोथ, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंक्लूजन की बात करते हैं, दैट इज सबका साथ सबका विकास। पार्ट बी हमारा टैक्स प्रपोजल से रिलेटेड है, जिसमें हम टैक्सेस यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम पार्ट ए पढ़ रहे हैं। तो पार्ट ए में ये बोल रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी है, कॉम्पिटिटिवनेस लानी है, यहाँ पर रेजिलियंस हमें बिल्ड करनी है। जो वोल्टाइल ग्लोबल डायनेमिक्स देख रहे हैं, वॉर्स होते हैं, कभी टैरिफ्स हो जाते हैं, आप देख रहे हैं सिल्वर का प्रोडक्शन बंद हो रहा है, तो गोल्ड सिल्वर इनके रेट्स इतने हाई जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं चाइना और ताइवान का अपना इश्यू चल रहा है। तो हमें खुद को रेजिलिएंट बनाना है। सेकंड कर्तव्य या सेकंड ड्यूटी हमारी पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होगा। तो हमें एस्पिरेशंस लोगों की फुलफिल करनी है, कैपेसिटीज हमारे सिटीजन्स की बिल्ड करनी है, और यहाँ पर लोगों को स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनाना है इंडिया की जर्नी के टवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। देन थर्ड हमारे कर्तव्य है इंक्लूसिव ग्रोथ, सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पर हर एक फैमिली, कम्युनिटी, रीजन और सेक्टर को एक्सेस दी जाएगी रिसोर्सेज की, एमिनिटीज की, अपॉर्चुनिटीज की, ताकि मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो। तो ओवरऑल अगर बजट की थीम की बात करें, तो बजट हमारा युवा शक्ति ड्रिवन है। गवर्नमेंट के संकल्प यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, फोकस करता है पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड और डिसएडवांटेज लोगों पर। इंडिया अब हमारा कॉन्फिडेंटली मूव कर रहा है टवर्ड्स विकसित भारत, जिसमें हाई एम्बिशन, सोशल इंक्लूजन की बात हुई है। एम्फेसाइज करेंगे डीपर इंटीग्रेशन करें ग्लोबल मार्केट्स के साथ में, एक्सपोर्ट्स को एक्सपेंड करना है, स्टेबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर अट्रैक्ट करनी है। अब ग्लोबल और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में बात करें, तो इंडिया के पास में एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। जैसे यूएस में हमने देखा टैरिफ्स लगा दिए हैं, ठीक है। हमारा ग्लोबल ट्रेड हम देख रहे हैं अभी वीकन हो रहा है, मल्टीलैटरलिज्म अलग अलग कंट्रीज में कम होती जा रही है, एक्सेस रिसोर्सेज, सप्लाई चेन्स में डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, रैपिड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है जो कि प्रोडक्शन सिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर रही है। प्रेशर वाटर, एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स पर देखने के लिए मिल रहा है। तो एक रिफॉर्म मोमेंटम की बात करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे अनाउंसमेंट किया था 2025 में, जिसके बाद में 350 रिफॉर्म्स अब तक इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। जैसे कि जीएसटी को सिंप्लीफाई किया गया, लेबर कोड्स को नोटिफाई किया गया, रैशनलाइजेशन किया है मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का। हाई लेवल कमिटीज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, सेंटर और स्टेट ज्वाइंटली वर्क कर रहे हैं, डीरेगुलेशन और रिडक्शन कर रहे हैं कंप्लायंस बर्डन का। पहला कर्तव्य अब हम देखेंगे ग्रोथ फोकस्ड इंटरवेंशन की तरफ है। तो 6 मेजर इंटरवेंशंस प्रपोज किए गए हैं, जिसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग 7 स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर्स में। फिर हम रेजुविनेट करेंगे लिगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को,
चैंपियन एमएसएमईज को क्रिएट किया जाएगा, स्ट्रॉन्गर पुश देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी और सिटी इकोनॉमिक रीजंस यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। तो चलिए एक एक कर इनको सबको देखते हैं। सबसे पहले बायो फार्मा शक्ति इनिशिएटिव, इन्होंने बोला इंडिया को अब हम ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देखो इंडिया में ना जेनरिक मेडिसिन बन जाती हैं, जैसे मान लो किसी कंपनी ने यहाँ पर मेडिसिन बनाई, ठीक है, अब उसमें पेटेंट ले लिया उन्होंने, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया यहाँ पर उस ब्रांड की मेडिसिन ना यूज कर जेनरिक मेडिसिन यहाँ पर बनाकर सस्ते में अफ्रीकन कंट्रीज को और बाकी दुनिया भर में भेजता है, ताकि यहाँ पर सस्ते में ट्रीटमेंट हो पाए। लेकिन अब ये बोल रहे हैं अब हम ना इनोवेशन की तरफ जाएंगे और अपना जो बायोफार्मा सेक्टर है इसको ग्रो करेंगे। तो 10,000 करोड़ का आउटले रखा गया है अगले 5 साल में, जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन इकोसिस्टम होगा बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के लिए। 3 न्यू नाइपर्स को हम स्टैब्लिश करेंगे, अपग्रेड करेंगे 7 एग्जिस्टिंग नाइपर्स को। 1000 प्लस एक्रेडिट क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाई जाएंगी और सीडेस्को को यहाँ पर हम स्ट्रेंथन करेंगे, डेडिकेटेड साइंटिफिक रिव्यू कैडर रखेंगे, स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज, ग्लोबल स्टैंडर्ड अप्रूवल्स फास्टर करेंगे। फिर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए उन्होंने बोला एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसमें कि 5 सब कंपोनेंट्स हमारे पास होने चाहिए। नाइपर्स क्या है, ये इंस्टीट्यूट्स हैं आपके, ठीक है ना। तो नाइपर हमारे पास में कैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये हमारे फार्मा रिलेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपके टेक्सटाइल सेक्टर में। तो नेशनल फाइबर स्कीम लेकर आएंगे जिसमें कि नेचुरल फाइबर्स में जैसे सिल्क, वूल, जूट, मैनमेड फाइबर और न्यू एज फाइबर, इन सब में सेल्फ रेजिलिएंट बनेंगे। टेक्सटाइल एक्सपेंशन और एम्प्लॉयमेंट स्कीम पर काम करेंगे। ट्रेडिशनल क्लस्टर्स जो थे इनको मॉडर्नाइज करेंगे। कैपिटल सपोर्ट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कॉमन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स के लिए प्रोवाइड करेंगे। फिर ये बात करते हैं नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम की। तो इंटीग्रेट और स्ट्रेंथन करेंगे एग्जिस्टिंग स्कीम्स को, सपोर्ट यहाँ पर देंगे वेवर्स और आर्टिसंस को। टैक्स इको इनिशिएटिव में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स और एप्रिल्स होने चाहिए। समर्थ 2.0 में टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम को मॉडर्नाइज करना है, कोलैबोरेट करेंगे इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ में। तो देखो ये क्या क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि खुद को नेचुरल फाइबर, मैनमेड फाइबर, न्यू एज फाइबर में हमें अपने आप को क्या करना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है ताकि हमें ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़े। दूसरा यहाँ पर जो ट्रेडिशनल क्लस्टर्स हैं उनको मॉडर्नाइज करेंगे। अब ना हम लोग यहाँ पर कोशिश क्या कर रहे हैं, एज अ कंट्री हमारी कोशिश ये है कि अब हम केवल और केवल जो नॉर्मल कपड़े हम पहनते हैं ना उस फैब्रिक के साथ काम ना करें, रेदर यहाँ पर टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे कि हमारा मेडिकल फाइबर होता है, जियो टेक्सटाइल, डिफेंस, इस पर भी काम करें और खादी को हम यहाँ पर प्रीमियम सस्टेनेबल फैशन के अंडर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैपिटल सपोर्ट चाहिए होगा ताकि नई मशीनरी लाएं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें और टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर्स को क्रिएट करें। फिर नेशनल हैंडलूम में यही बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन और स्ट्रेंथन करना है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है और वेवर्स और आर्टिसंस को टारगेटेड सपोर्ट देना है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव सस्टेनेबल टेक्सटाइल एप्रिल्स को हमें यहाँ पर प्रमोट करना है। टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम को भी मॉडर्नाइज करना है। फिर ये एमएसएमई ग्रोथ फोकस लेकर आते हैं, तो एमएसएमई को एक की इंजन बनाया गया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10,000 करोड़ का एसएमई फंड ये लेकर आए हैं। तो ये जो एसएमई ग्रोथ फॉर्म है फंड है, ये आपका सब्सिडाइज नहीं किया जा रहा है, रेदर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस जिसकी जितनी अच्छी होगी उसको उतना ज्यादा सपोर्ट दिया जाएगा। इंसेंटिवाइज करेंगे एंटरप्राइजेस को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग और फ्यूचर एमएसएमई चैंपियंस क्रिएट करेंगे। इसके अलावा पब्लिक कैपेक्स की बात करें तो यहाँ पर 2 लाख करोड़ हमारा फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मतलब हमारी मशीनरीज के ऊपर या हमारे फिक्स्ड एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इनके ऊपर। ठीक है, अब ये 11.2 लाख करोड़ कर दिया गया बजट एस्टिमेट 2025-26 में। 2026-27 में हम इसको बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करना चाहते हैं। तो एक कंटिन्यू करेंगे मोमेंटम हमारे इंफ्रा लेड स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारे पास में जो हमारा बजट है कैपेक्स के लिए
वो बढ़ता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा है, फिर ग्रांट इन एड्स भी हमारे बढ़ गए हैं और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया। फिर आप बात कर रहे हैं एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कार्गो मूवमेंट्स की, जहां पर न्यू डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स को लेकर आएंगे, जो कि दानकुनी, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, इसको कनेक्ट कर रहे हैं सूरत गुजरात के साथ में। ठीक है, ऑपरेशनलाइज करेंगे 20 न्यू नेशनल वाटरवेज को ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स, और यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल वाटरवे 5 ओडिशा के साथ में। कनेक्ट करेंगे मिनरल रिच रीजन तालचर और अंगुल के, लिंक करेंगे इंडस्ट्रियल हब्स जैसे कि कालिंगा नगर, हमारा पैरादीप और धर्मा पोर्ट्स के साथ में, धमरा पोर्ट्स के साथ में। स्टैब्लिशमेंट करेंगे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की एज रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ताकि स्किल्ड मैन पावर हो लॉजिस्टिक्स और वाटर वेज के लिए। सिटी इकोनॉमिक रीजंस हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर एग्लोमरेशंस जो है इकोनॉमीज ऑफ सिटीज की, उनको हार्नेस करेंगे, तो हमारे पास में स्पेसिफिक रीजनल ग्रोथ ड्राइवर्स की तरह ये काम करेंगे। तो हर यहाँ पर जो सीआर है उसको 5,000 करोड़ प्रपोज्ड एलोकेशन होगी 5 साल के लिए, जिसमें कि चैलेंज बेस्ड सिलेक्शन होगा और रिफॉर्म कम रिजल्ट्स हमारे बेस्ड फाइनेंसिंग रहेगी। जितने रिफॉर्म्स आएंगे, जितने अच्छे रिजल्ट्स होंगे, उतनी बेटर फाइनेंसिंग मिलेगी। सस्टेनेबल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, 7 हाई रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे एज ग्रोथ कनेक्टर्स, जैसे मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। फिर सेकंड कर्तव्य पर आते हैं, तो यहाँ पर एस्पिरेशंस फुलफिल करनी है और कैपेसिटी बिल्ड करनी है। 25 करोड़ इंडिविजुअल्स को यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लास्ट डिकेड में 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं। सस्टेन रिफॉर्म्स और पॉलिसी एफर्ट्स की तरफ हम काम कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म आपको पता है इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अब काम करने की बात की गई है। तो 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाएंगे स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के साथ में आपका पार्टनरशिप कर, जिसमें कि इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर, एजुकेशन और रिसर्च फैसिलिटी सब होंगी। जैसे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, आयुष सेंटर्स बनाए जाएंगे, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर होंगे, डायग्नोस्टिक्स, पोस्ट केयर, रिहैबिलिटेशन इंफ्रा होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे डॉक्टर्स के लिए और एलिड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए। इसके अलावा वेटरनरी एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, जहां पर 20,000 वेटरनरी प्रोफेशनल्स क्रिएट किए जाएंगे। लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट के लिए देंगे, तो पैरावेट कॉलेजेस और वेटरनरी कॉलेजेस के लिए, वेटरनरी हॉस्पिटल्स के लिए, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के लिए ब्रीडिंग फैसिलिटीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। फिर आता है एवीजीसी, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर। तो यहाँ पर इसको ऑरेंज इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑरेंज इकोनॉमी, जो क्रिएटर्स इकोनॉमी होती है। तो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट कर रही है कि यहाँ पर 2 मिलियन प्रोफेशनल्स 2030 तक रहेंगे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई इनको सपोर्ट देगी। एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स क्रिएट की जाएंगी, जहां पर 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 स्कूल कॉलेजेस में ये किया जाएगा। ठीक है, ये जो लैब्स खोली जाएंगी। फिर ये गर्ल्स हॉस्टल इन स्टेम इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक चैलेंज था कि लॉन्ग स्टडी या लैब आवर्स यहाँ पर गर्ल्स स्टूडेंट्स के जरूरी हैं, तो इन्होंने बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा, जिसको हम बीजीएफ या कैपिटल सपोर्ट के थ्रू सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर वायबिलिटी गैप फंडिंग, बीजीएफ का मतलब हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्किल डेवलपमेंट करना है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी स्टार्ट किया जाएगा। अपग्रेड करेंगे नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटर करेंगे टेक्नोलॉजी को। एक ब्रिज की तरह काम करेगा ये एकेडमी, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में। पायलट स्कीम की बात करते हैं, आप स्किल करेंगे 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को अक्रॉस 20 टूरिस्ट साइट्स। 12 वीक हाइब्रिड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेंगे। कोलैबोरेट करेंगे इंडस्ट्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ में। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, खेलो इंडिया मिशन लेकर आएंगे। तो यहाँ पर खेलो इंडिया मिशन नेक्स्ट डिकेड के लिए लॉन्च होगा, जिसमें कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट पाथवे खोला जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स प्रोवाइड करेंगे, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होगा कोचेस का और सपोर्ट स्टाफ का। स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे। लीग्स, कॉम्पिटिशंस को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स कल्चर लेकर आएंगे। डेवलपमेंट करेंगे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का।
देन आएंगे थर्ड कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास। टारगेटेड फोकस होगा, फार्मर इनकम्स को इंक्रीज करना है, एम्पावरमेंट करना है दिव्यांग जन का, मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा केयर, वल्नरेबल ग्रुप्स को यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट होगा पूर्वोदय स्टेट्स का और नॉर्थ ईस्ट रीजन का। भारत विस्तार इनिशिएटिव, तो वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम है ताकि एक्सेस करें एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को। मल्टीलिंगुअल एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा, इंटीग्रेट करेंगे एग्री स्टैक पोर्टल्स, आईकार, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पैकेजेस को। बेनिफिट में यहाँ पर एनहांस फार्म प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, रिस्क को कम करेंगे कस्टमाइज्ड एडवाइजरी सपोर्ट देकर। विमेन के लिए क्या है, तो लखपति दीदी प्रोग्राम था, उसी के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट होगा हेल्प एंट्रेप्रेन्योर मार्ट्स का। अभी तक ग्रुप्स होते थे एंट्रेप्रेन्योर मार्ट्स, जिसमें कि कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स रहेंगे। क्लस्टर लेवल फेडरेशन सपोर्ट किया जाएगा इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा केयर की बात करें तो निमहंस 2 यहाँ पर स्टैब्लिश होगा, जो कि आपका नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट भी अपग्रेड किए जाएंगे रांची और तेजपुर में। तो निमहंस आपका एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, काफी यहाँ पर फेमस हुआ था मेंटल हेल्थ के लिए। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूट की तरह काम करेंगे। इसके अलावा पूर्वोदय स्टेट्स और ईस्टर्न रीजनल डेवलपमेंट की बात की गई है। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसको वेल कनेक्ट किया जाएगा दुर्गापुर के साथ में। 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस अक्रॉस 5 पूर्वोदय स्टेट्स बनाई जाएंगी। 4000 ई बस यहाँ पर प्रोविजन किया गया स्टार्ट करने के लिए। बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट स्कीम होगी, लॉन्च अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। कवरेज में प्रिजर्वेशन करेंगे टेम्पल्स का और मोनेस्ट्रीज का, पिलग्रिमेज इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, कनेक्टिविटी और पिलग्रिम एम्यूनिटीज। फिस्कल कंसोलिडेशन, डेट टू जीडीपी रेशियो में हमारे पास बजट एस्टीमेट 2026-27 का 55.6%, रिवेन्यू एस्टीमेट 56.1%। डिक्लाइनिंग ट्रेंड की बात करें तो हमारा जो इंटरेस्ट बर्डन है वो रिड्यूस हो रहा है। फ्री रिसोर्सेज प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए भी अब हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंड यहाँ पर हमारा एस्टीमेट 2025-26 का 4.4% ऑफ जीडीपी था, बजट एस्टीमेट 4.3% ऑफ जीडीपी है। तो फिस्कल डेफिसिट 0.1% से हमारा कम हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पर फिस्कल प्रूडेंस और डेट कंसोलिडेशन की पाथ की तरफ हम चल चुके हैं। रिवाइज्ड एस्टीमेट आप देखेंगे 2025-26 का, तो जो हमारे पास नॉन डेट रिसिप्ट थी वो 34 लाख करोड़ है। सेंटर का जो नेट टैक्स रिसिप्ट है वो 26.7 लाख करोड़ है। टोटल एक्सपेंडिचर 49.6 लाख करोड़ रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें कि हमारा अप्रोक्सीमेटली 11 लाख करोड़। अब 2026-27 में क्या हुआ, नॉन डेट रिसिप्ट। नॉन डेट कौन सी होती है, जैसे पीएसयूज वगैरह से हमें यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है, राइट, या फिर कुछ ग्रांट्स मिल रहे हैं जिस पर कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, हमें रीपे नहीं करना वो पैसा। 36.5 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर 53.5 लाख करोड़। सेंटर को जो नेट टैक्स रिसिप्ट मिल रही है, जो रिफंड्स वगैरह थे वो दे दिए, इसके अलावा टैक्स में जो स्टेट्स का हिस्सा था वो दे दिया। उसके बाद में जो नेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बचा वो 28.7 लाख करोड़ है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो कलेक्शन कम होता जा रहा है और जो डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट की फाइनेंसिंग की बात करें तो जो मार्केट बोरोइंग्स है, मार्केट बोरोइंग्स कैसे करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टेबल्स के थ्रू, वो 11.7 लाख करोड़ है। बैलेंस करेंगे फाइनेंसिंग जो कि हमें स्मॉल सेविंग से आएगी और अदर सोर्सेज से। तो ग्रॉस मार्केट बोरोइंग हमारी 17.2 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। ओके, अब आ जाते हैं पार्ट बी के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स में इनकम टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं। तो न्यू इनकम टैक्स आया था 2025 में, अब वो इफेक्टिव हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, जिसमें कि हमने क्या किया था, बहुत सारे जो यहाँ पर डेफिनेशंस और बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स थे वो सब हटा दिए गए थे। इनकम टैक्स रूल्स को सिंप्लीफाई किया था, फॉर्म्स को यहाँ पर नोटिफाई किया गया था शॉर्टली। टैक्स फॉर्म्स रीडिजाइन किए गए हैं इजियर कंप्लायंस के लिए फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स। यहाँ पर टीसीएस रैशनलाइजेशन हुआ है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो अगर आप ओवरसीज घूमने जाते हो, टूर पैकेज लेते हो, तो उस पर जो लगने वाला टीसीएस है वो पहले 5% से 20% तक था, जो कि अब 2% कर दिया और कोई भी मिनिमम अमाउंट थ्रेशोल्ड नहीं रखा गया।
इसके अलावा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर जो टीसीएस लगता था एजुकेशन और मेडिकल पर्पज से, वो 5% से 2% कर दिया है। तो 10 लाख तक तो कोई भी आपका लगता ही नहीं था टीसीएस, 10 लाख के बाद में लगता था, तो वो भी अब कम कर 2% कर दिया। फिर यहाँ पर आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस जो है, अगर मैन पावर सर्विसेज यहाँ पर सप्लाई की जा रही है तो वो पेमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ट्रीट की जाएंगी फॉर टीडीएस। तो एप्लीकेबल टीडीएस रेट केवल 1 से 2% रहेगा। रूल बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस रहेंगे स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, तो लो या फिर नील टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। टाइम लिमिट होगी कि रिवाइज करें, रिटर्न्स एक्सटेंड यहाँ पर 31 दिसंबर से 31 मार्च कर दिया गया है, जिसमें कि नॉमिनल फी आपको पे करनी पड़ेगी। स्टैगर्ड टाइमलाइंस यहाँ पर प्रपोज की गई हैं और फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स। तो फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम, जिन लोगों ने पहले अपने फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया था, उनको एक वन टाइम का 6 महीने का डिस्क्लोजर स्कीम दिया गया है, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म ओपन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, टेक एम्प्लॉइज और रिलोकेटेड एनआरआईज यहाँ पर बता सकते हैं कि पहले से उनके पास कितने फॉरेन एसेट्स हैं, ठीक है। और ये जो डिस्क्लोजर है इनकम का या एसेट्स का, वो एक प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड को फॉलो कर होगी। रैशनलाइजेशन हमारी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन का, तो रिडक्शन हुआ है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स में। यहाँ पर असेसमेंट एंड पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को कंबाइन कर एक सिंगल कॉमन ऑर्डर रखेंगे। प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर दी गई है 20% से 10%। कैलकुलेट किया जाएगा इसको केवल कोर टैक्स डिमांड पर। टैक्स पेयर अपडेट करेंगे रिटर्न्स इवन आफ्टर रीअसेसमेंट। एडिशनल 10% का टैक्स लगेगा ओवर एप्लीकेबल रेट। इम्यूनिटी दी जाएगी पेनल्टी से और प्रोसिक्यूशन एक्सटेंड किया जाएगा। तो अंडर रिपोर्टिंग से अब यहाँ पर हमारे पास अगर मिस रिपोर्टिंग है, ठीक है, तो इम्यूनिटी हमें पेनल्टी से प्रोसिक्यूशन से मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आपको लेकिन 100% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। डीक्रिमिनलाइजेशन होगा, तो यहाँ पर नॉन प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, टीडीएस पेमेंट डिफॉल्ट अगर करते हैं तो पेमेंट हमारी काइंड में की जाएगी। इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ये आपका 1 अक्टूबर 2024 से लगेगा, जिसमें कि अगर आपने नॉन इमूवेबल फॉरेन एसेट्स यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किए थे, एग्रीगेट वैल्यू बिलो 20 लाख, तो आपको यहाँ पर प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। वो जो आपकी 6 मंथ्स की एक विंडो खोली गई है, उसमें जाकर आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। कोऑपरेटिव्स की बात कर लें तो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने इसको यहाँ पर डिडक्शन इनके लिए दिया है मिल्क, ऑयल सीड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और ये यहाँ पर कैटल फीड और कॉटन फीड पर भी लगेगा। इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी डिविडेंड इनकम जो है, ये अब यहाँ पर एक डिडक्शन की तरह काम करेगी न्यू टैक्स रिजीम के अंडर। तो यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देते हैं, ऐसे ही डिडक्शन यहाँ पर आपको डिविडेंड्स के ऊपर भी नहीं लगेगा। डिविडेंड इनकम यहाँ पर नोटिफाइड नेशनल कोऑपरेटिव फेडरेशन की 3 साल तक के लिए एग्जाम्प्टेड है, अगर इन्वेस्टमेंट आपने 31 जनवरी 2026 तक की है। ऑनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर कोऑपरेटिव्स को दिया जाएगा। सपोर्टिंग आईटी सेक्टर एज अ ग्रोथ इंजन, तो यहाँ पर सिंगल कैटेगरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की कवर करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी अनेबल्ड सर्विसेज, केपीओ सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन जो है उसको फिक्स किया गया है 15.5% के ऊपर। सेफ हार्बर क्या है, देखो ये यहाँ पर ना एक आपकी प्री डिफाइंड प्रॉफिट मार्जिन है जो कि टैक्स अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट की। मान लो एक कंपनी है, उसने प्रॉफिट डिक्लेयर करा एट और अबव दिस मार्जिन, तो टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर कोई भी प्राइसिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो आईटी सर्विस सेफ हार्बर मार्जिन हमारी 15.5% कर दी है, जिसमें की जो थ्रेशोल्ड है वो आपका 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया है, 5 साल के लिए वैलिड है और फुल्ली ऑटोमेटेड अप्रूवल यहाँ पर रहेगा। तो ताकि ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट्स को खत्म करें, सर्टेनिटी हो आईटी कंपनीज के लिए और ग्लोबल आउटसोर्सिंग इंडिया में अट्रैक्ट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर रूल ड्रिवन अप्रूवल रहेगा सेफ हार्बर के लिए 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स में। यूनिलैटरल एपीए प्रोसेस होगा आईटी सर्विसेज के लिए भी। तो ये एपीए क्या है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, एक एग्रीमेंट हमारे टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर होती है, जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड, प्रॉफिट मार्जिन और वैलिड होती है फ्यूचर ईयर्स के लिए, ठीक है। अब बजट में क्या चेंजेस आए, तो इन्होंने यूनिलैटरल एपीए लगाया आईटी सर्विसेज के लिए, जिसको हमें 2 साल में कंप्लीट करना है।
और जो मॉडिफाइड रिटर्न्स हैं वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के लिए भी अलाउड रहेंगे, ठीक है। तो टारगेटेड कंप्लीशन 2 साल में, जिसको 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मॉडिफाइड रिटर्न फैसिलिटी एसोसिएटेड एंटिटीज जो आएंगी एपीए के अंडर उन पर भी आपकी लगेगी। ग्लोबल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो टैक्स हॉलीडे दिया गया है 2047 तक फॉर फॉरेन कंपनीज जो कि ग्लोबल क्लाउड सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं इंडियन डेटा सेंटर्स यूज कर। सेफ हार्बर यहाँ पर 15% ऑन कॉस्ट रिलेटेड सेंटर सर्विस एंटिटीज। सेफ हार्बर नॉन रेजिडेंट्स के लिए कंपोनेंट वेयर हाउसिंग बॉन्डेड वेयर हाउसेस में करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन 2% इनकी इनवॉइस वैल्यू पर कैप की गई है। 5 साल के लिए इनकम टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा नॉन रेजिडेंट्स जो कि कैपिटल गुड सप्लाई करते हैं, इक्विपमेंट या फिर टूलिंग। तो यहाँ पर हमारे किसके पास, टॉल मैन्युफैक्चरर्स के पास बॉन्डेड जोन में एग्जामिशन किया गया है। ग्लोबल इनकम से जो नॉन इंडिया सोर्स्ड इनकम है फॉर नॉन रेजिडेंट एक्सपर्ट्स स्टेइंग इन इंडिया अप टू 5 इयर्स। नॉन रेजिडेंट्स को यहाँ पर प्रिजम्पटिव बेसिस के ऊपर टैक्स किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इनको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से एग्जाम्प्ट किया जा रहा है। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या है, कंपनीज को एक मिनिमम टैक्स पे करना होता है इवन इफ यहाँ पर उनकी जो बुक प्रॉफिट्स हैं वो हाई हैं और टैक्सेबल इनकम लो है। तो यहाँ पर बजट 2026-27 कहता है कि जो मैट है वो एक फाइनल टैक्स बन जाएगा जिसको हम 15% से रिड्यूस कर 14% कर रहे हैं और कोई भी न्यू मैट क्रेडिट अप्रैल 2026 के बाद नहीं होगा। और जो ओल्ड मैट क्रेडिट हैं उनको आप न्यू टैक्स रिजीम में यूज कर सकते हो जो कि आपका 25% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी तक यहाँ पर अवेलेबल होगा। बेसिकली ये चाहते हैं कि अब ना जो कंपनीज हैं वो न्यू टैक्स रिजीम की तरफ आए, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, मैट के बारे में बात की है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो एक ज्वाइंट कमेटी बिठाई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की। तो आपने इंड एस पढ़े अकाउंट्स में फर्स्ट यूनिट, यहाँ पर आईसीडीएस रिक्वायरमेंट जो है इंटीग्रेटेड, इनको ये बोल रहे हैं कि अब हम अपनी किस में लेकर आएंगे, इंड एस में लेकर आएंगे। तो आईसीडीएस यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आती हैं जो कि आपके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, 10 प्रिंसिपल्स होते हैं आई थिंक, तो जो कि यहाँ पर हमें फॉलो करने होते हैं और इनकम हमारी टैक्स पर्पसेस से डिफाइन करते हैं। अब उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे हमारे किसके साथ में, हमारे इंड एएस के साथ में, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा सेपरेट आईसीडीएस बेस्ड अकाउंटिंग जो है वो डिस्कंटिन्यू कर देंगे असेसमेंट ईयर 2027-28 से, रैशनलाइज करेंगे डेफिनेशन अकाउंटेंट की सेफ हार्बर रूल्स में। और क्या क्या टैक्स प्रपोजल्स दिए इन्होंने, अगर कंपनी शेयर्स बायबैक करती हैं तो यहाँ पर जितने शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर इस पर कैपिटल गेन लगेगा, और अगर एडिशनल बायबैक टैक्स लगेगा प्रमोटर्स के ऊपर, ठीक है, प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स बेचे तो 22% लगेगा कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए और 30% लगेगा नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स के लिए। टीसीएस रैशनलाइजेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जेआईआईबी के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक लिक्वर स्क्रैप मिनरल्स इनके ऊपर 2% का टीसीएस है और तेंदू लीव्स पर 5% लगता था, 2% लगेगा। ये ना मॉड्यूल डी एएफएम में आता है, अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन ये मॉड्यूल डी एएफएम के अंडर आ जाता है। सिक्योरिटाइजेशन सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, अब ये भी यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको भी यहाँ पर जो हमारे फ्यूचर्स हैं डेरिवेटिव्स उनमें 0.02 से 0.05% बढ़ा दिया है। तो स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन पर लगने वाला टैक्स हमारा फ्यूचर और ऑप्शंस में बढ़ गया है, प्रीमियम और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये आपका 0.15% पर। मैट रिफॉर्म्स, मैट क्रेडिट सेट ऑफ हमें अलाउ किया गया न्यू टैक्स रिजीम में, सेट ऑफ लिमिटेड है 25% टैक्स लाइबिलिटी का और ये हमारा फाइनल टैक्स बन जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, जिसमें जो रेट है वो 14% हो गया है। एक्यूमुलेटेड मैट क्रेडिट आपका 31 मार्च 2026 से यूजेबल होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज की बात करें तो टैरिफ स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ड्यूटी इन्वर्जन्स जो थे उनको करेक्ट करेंगे, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं कस्टम ड्यूटीज की। तो मरीन, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर्स में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट यहाँ पर इनपुट्स के लिए होगा। इनपुट्स मतलब जो आप रॉ मटेरियल वगैरह यूज करते हो, तो अब यहाँ पर 1% से 3% ऑफ एफओबी वैल्यू, तो आप अगर यहाँ पर जो फ्राइट ऑन बोर्ड वैल्यू है आपकी उसके 3% तक कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हमने लेदर और सिंथेटिक फुटवेयर एक्सपोर्ट्स पर भी बढ़ाई है।
एनर्जी सेक्टर बीसीडी एग्जाम्पशन एक्सटेंड किया गया है टू द कैपिटल गुड्स। तो लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग जो है, ठीक है, अब आपको पता है ये बैटरी स्टोरेज के लिए ईवी व्हीकल्स में बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर स्पेशल ध्यान इसके ऊपर दिया गया है। ओके, देन यहाँ पर बीसीडी एग्जाम्पशन दिया गया सोडियम एंटीमोनेट फॉर सोलर ग्लास। न्यूक्लियर पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे बीसीडी एग्जाम्पशन दिया गया न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इंपोर्ट अगर हम 2035 तक करेंगे, और पार्ट्स फॉर माइक्रोवेव अवन्स। क्रिटिकल मिनरल्स एंड बायोगैस, तो कैपिटल गुड्स यहाँ पर जो है ताकि हम प्रोसेस करें क्रिटिकल मिनरल्स को। इसके अलावा वैल्यू बायोगैस की एक्सक्लूड की गई है एक्साइज कैलकुलेशन से, बायोगैस ब्लेंडेड सीएनजी में। सिविल एंड डिफेंस एविएशन में एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स और पार्ट्स के ऊपर यहाँ पर कोई भी बीसीडी नहीं लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी। एग्जाम्पशन है रॉ मटेरियल्स पर फॉर एमआरओ एक्टिविटीज इन आपका डिफेंस यूनिट्स, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वन टाइम कंसेशनल ड्यूटी दी जाएगी एसईसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेल्स अगर कर रही हैं टू डीटीए। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग मेजर्स लेकर आए हैं, तो जैसे अगर हमने शूज क्लोथ्स खरीदे जो बाहर बने हुए हैं, इंपोर्ट पर वहां पर 20% इंपोर्ट ड्यूटीज लगती थी, अब ये 10% लगेंगी जो पर्सनल इंपोर्ट्स हैं। इसके अलावा बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम की गई है 17 ड्रग्स और मेडिसिन पर जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, और 7 रेयर डिसीज को हमने यहाँ पर एडिशन किया है, मतलब इससे रिलेटेड दवाइयां अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर भी ड्यूटी फ्री पर्सनल इंपोर्ट लगेगा। कस्टम्स को प्रोसेस करने के लिए मिनिमल इंटरवेंशन बेस्ड कस्टम क्लियरेंस होगा। ड्यूटी डेफरल पीरियड है टीयर 2 और टीयर 3 एईओ के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास में जितने भी एईओ क्या है, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, तो एक ट्रस्टेड ट्रेडर प्रोग्राम होता है जिसमें कि फास्टर क्लियरेंस होगा, इंस्पेक्शन कम होगा, और ड्यूटी पेमेंट में आपको 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ताकि आप बाद में पे कर दो। इससे ट्रेड फैसिलिटेशन ट्रस्ट बेस्ड कस्टम क्लियरेंस के ऊपर हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर एडवांस रूलिंग वैलिडिटी एक्सटेंड की गई है 3 साल से 5 साल। प्रिफरेंशियल कार्गो क्लियरेंस किया जाएगा गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए जिनके पास में एईओ स्टेटस है। शिफ्ट करेंगे टू वेयर हाउस ऑपरेटर्स सेंट्रिक कस्टम वेयर हाउसिंग सिस्टम, सेल्फ डिक्लेरेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, रिस्क बेस्ड ऑडिट्स होंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो है कार्गो क्लियरेंसेस के लिए। इमीडिएट कस्टम क्लियरेंस करेंगे गुड्स का, नो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम हमें रोल आउट करना है विद इन 2 इयर्स, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें क्लियरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग सब करेंगे। एआई बेस्ड स्कैनिंग होगी 100% कंटेनर्स की, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ नॉन इंट्रूसिव स्कैनिंग, एआई बेस्ड रिस्क असेसमेंट, टारगेट क्या स्कैन करेंगे हर कंटेनर को मेजर पोर्ट पर। फिश कॉट बाय इंडियन वेसल्स इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और हाई सीज अब यहाँ पर ड्यूटी फ्री रहेंगी। लैंडिंग अगर फॉरेन पोर्ट्स पर किया गया तो वो भी एक्सपोर्ट की तरह माना जाएगा। 10 लाख का जो कैप था कोरियर एक्सपोर्ट पर, ई कॉमर्स वगैरह को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए, पुश देने के लिए, जो कोरियर एक्सपोर्ट हम केवल 10 लाख का कर सकते थे वो अब हट गया है। बैगेज रूल्स भी यहाँ पर रिवाइज किए जा रहे हैं, तो जो हम बैगेज वगैरह लेकर जाते हैं एयरपोर्ट्स के थ्रू दूसरी कंट्रीज में, उसमें भी अब ड्यूटीज को कम किया जाएगा। ड्यूटी फ्री अलाउंसेस इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए रहेंगे। अगर ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं तो यहाँ पर इनके लिए टैक्स पेयर्स के लिए सेटल किया जाएगा डिस्प्यूट बाय पेइंग एन एडिशनल अमाउंट इन ल्यू ऑफ पेनल्टी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने आज कुछ की टर्म्स पढ़ी, जैसे कि CER, सिटी इकोनॉमिक रीजंस, ये क्या होते हैं, क्लस्टर होते हैं सिटीज के जो कि यहाँ पर इकोनॉमिक इंजन्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या क्या समझा आज, कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में पता करा जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, क्लियरेंस भी होगी, रिस्क मैनेजमेंट भी और वेयर हाउसिंग भी, तो एआई बेस्ड स्कैनिंग होगी हमारे कंटेनर्स की 100%, ठीक है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम्स को सिंप्लीफाई किया गया है। और हमने क्या देखा आज की उसमें कि जो प्री डिपॉजिट था हमारा पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन में, वो अब 20% से 10% कर दिया गया है। अगर नॉन प्रोडक्शन हुआ बुक्स का, टीडीएस हमने काइंड पेमेंट्स कर दी तो उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। साथ में स्मॉल फॉरेन एसेट का अगर नॉन डिस्क्लोजर था तो उसमें भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। इसके अलावा एसटीटी बढ़ा दिया फ्यूचर और ऑप्शंस पर, 0.5% हमारा हो गया फ्यूचर पर और 0.15% हो गया ऑप्शंस के ऊपर। ये आपके CIIB के लिए भी इंपॉर्टेंट है।
फिर हमारा जो मैट है वो 14% हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सेफ हार्बर्स के बारे में हमने समझा एंड आपका टीडीएस टीसीएस में क्या चेंजेस आए वो हमने समझे। न्यू इनकम टैक्स इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2026 से। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करना मत भूलना वीडियो को। इसके अलावा गाइज यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे जेआईआईबी सीआईआईबी के कुछ फाउंडेशन बैचेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेआईबी में फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर हमारे पास में लाइव क्लासेस होती हैं आपके चारों सब्जेक्ट्स की। आरबीडब्ल्यूएम की भी क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 35% ऑफ मिलता है HNY कूपन कोड यूज कर 10-10 यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट जो हैं हर सब्जेक्ट के आपको दिए जाते हैं। मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। अलोंग विद दैट ई बुक्स यहाँ पर आपको मिलती हैं माइंड मैप्स के साथ में ये जो ई बुक्स हैं इनके लिए वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे सुपर प्लान के साथ जुड़ें जिसमें आपको फाउंडेशन बैच, हमारा अपकमिंग एमसीक्यू बैच और हमारे क्रैश कोर्स बैचेस, जो भी बैचेस आगे फ्यूचर में आते रहेंगे, सबकी एक्सेस मिले, तो आप हमारा ये वाला बैच प्लान भी खरीद सकते हैं, जहां आपको 6 महीने और 12 महीने की वैलिडिटी दी जाती है। इसमें आपको 1624 रुपीज का 6 मंथ्स का प्लान रहेगा, काफी सस्ता है अगर हम कंपेयर करें। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मल्टीपल बैचेस आपको मिलते हैं, तो सबसे बेनिफिशियल चीज ये रहेगी आपके लिए एंड काफी अफोर्डेबल भी है। तो इसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स की पीडीएफ्स वगैरह दी जाती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं आपकी। अलोंग विद दैट यहाँ पर आप लोगों को माइंड मैप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, केस स्टडीज क्लासेस होती हैं, क्लासेस की जो पीडीएफ होती है वो डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल रहती हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।